हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो हाल ही में अभिजय बैच के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया है, उसमें भी आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति जान पा रहे होंगे कि अंतिम क्लास में हमने डचों तक का जो कैलकुलेशन है पूरा कर लिया है, और फिलहाल आपका शुरुआती टॉपिक क्या बना हुआ है कि भारत में यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि भारत में जो यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन है उसके पीछे आप रेस्पेक्टिव रीजन क्या बता करके चलेंगे, यानी कि कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, क्या कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, उन पर हमने आपका ध्यान क्या है आकर्षित करने का प्रयास किया था। उसके बाद में भारत में पुर्तगालियों का जो टोटल व्यवहार आपको मिलता है, यानी कि भारत में पुर्तगालियों की ओर से जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस आपको करके चलनी है, वो तमाम प्रकार की जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं उनको भी हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद हम यही करके चलेंगे कि पुर्तगालियों को लेकर के जो कैलकुलेशंस हमने की हैं उन्हीं कैलकुलेशंस के बिहाफ पे आपको आपकी परीक्षाओं में सवाल मिलते रहें। बट आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 3 प्रकार से सवाल पुर्तगालियों की ओर से पुटअप किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात की, वहाँ से सवाल आपके सामने आते रहते हैं। अल्फांसो अलबुर्क की ओर से क्या है, कई बार सवाल आपके सामने आते रहते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आर्थिक व्यवहार, और आर्थिक व्यवहार के साथ ही भारत में पुर्तगालियों की देन क्या है, उस पर आपसे क्या रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि भारत में डचों को आपको किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलना है। तो डचों का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में आपको लेकर के नहीं चल रहा है। जो कैलकुलेशन डचों के बारे में जिस तरीके से आपके सामने आ जानी चाहिए थी, उस तरीके से क्या है उस कैलकुलेशन का प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है आपके समक्ष हो चुका है। अब आगे की यात्रा पहले हम आपको समझाना चाहेंगे। आगे की जो यात्राएं हैं, यानी कि आगे की जो आपकी 3 कक्षाएं आपको मिलेंगी, तो इन 3 कक्षाओं में आपको क्या क्या कैलकुलेट करके चलना है, पहले हम आपको वो बताना चाहेंगे। आज की चर्चा और कक्षा के माध्यम से आप भारत में अंग्रेजों का शुरुआती व्यवहार कैलकुलेट करके चलेंगे, केवल शुरुआती व्यवहार। कल की चर्चा में आप डेंस को कैलकुलेट करेंगे, और डेंस के साथ ही हम लोग किसको जोड़ लेंगे, फ्रांसीसियों को जोड़ के चलेंगे। यानी कि डेंस और फ्रांसीसियों की कैलकुलेशन क्या होगी, ये आपकी कंबाइंड कैलकुलेशन बनके आपके सामने आ जाएगी। अगली क्लास में जो आपके यूरोपियन व्यापारिक वर्ग भारत में आए हैं, इन सभी को आधार बना करके इनके बीच हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो ये पूरी यात्रा क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम ज्यादा ध्यान किस पर अपना लाने की कोशिश करेंगे, बार बार जो आपके सामने कैलकुलेशंस आएंगी वो अंग्रेजों की ओर से ही तमाम प्रकार की मेजर 1 कैलकुलेशंस आपके सामने आती रहेंगी। फिर अलग अलग प्रकार के जो आपके चैप्टर्स हैं, या अलग अलग प्रकार की जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, या अलग अलग प्रकार के जो आपके टॉपिक्स हैं, हम उन्हीं को आधार बनाते हुए आगे की तमाम प्रकार की जो यात्राएं हैं वो करते रहेंगे। आज हम एक बात का और खुलासा करना चाहेंगे कि मिनिमम अभिजय बैच में आप कम से कम मिनिमम मान के चलिएगा कि आपके 80 के आसपास लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। ये हमारा मिनिमम रहता है। यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य आपका होना है, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं की जाएगी। आपको कभी हम ये एहसास नहीं होने देंगे कि हम बेवजह कोई चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। चर्चा व्यवस्थित होगी, चर्चा गहराई में जाकर के होगी, चर्चा अनुशासित होगी। इस नाते हमने आज इस बात का खुलासा कर दिया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मिनिमम आप अपने लेक्चर अभिजय बैच के अंतर्गत 80 लेक्चर आप क्या है मान के चलिएगा। अब शुरुआत करनी है आपको किसकी, भारत में अंग्रेजों के व्यवहार की। अब अगर आपको भारत में अंग्रेजों के व्यवहार की शुरुआत करनी है तो शुरुआत करने का तरीका क्या हो, तो हम चाहेंगे कि शुरुआत करने के तरीके में ही हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें। हम बार बार आपको अलग अलग प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से सिखा रहे हैं कि जब तक आप तुलनाएं करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तैयारी में गंभीरता नहीं आ पाएगी, या तैयारी में एक सकारात्मकपन नहीं आ पाएगा। तो हम लगातार आपके सामने ये बातें रखते रहेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी के क्या फायदे होते हैं और कंपैरेटिव स्टडी आपको क्यों करनी पड़ती है। वजह हम आपको शुरुआत में बता रहे हैं कि भारत में पुर्तगालियों के ठीक बाद आपको कौन दिखाई पड़ते हैं, ब्रिटिशर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी कि अंग्रेज आपको दिखाई पड़ते हैं। और आप भली बात ये भी जानते हैं
कि जितने भी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत में प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है, उन सभी को आधार बना करके जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनको आपको सेपरेट जोन में लेकर के जाना पड़ता है और उनको आपको अलग से क्या डिस्कस करना पड़ता है। अलग से डिस्कस करने का भाव यह है कि जितने भी यूरोपियन व्यापारिक वर्गों का भारत में आगमन हुआ है, उन सभी में शासन किसका स्थापित हुआ? भारत में अंग्रेजों का। और अंग्रेजों का जो भारत में शासन स्थापित हुआ, उसमें अंग्रेजों की एक हम काबिलियत, आप बुरा नहीं मानेंगे, अंग्रेजों की एक एबिलिटी या अंग्रेजों की एक क्वालिटी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों में ठहराव रहा है, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद क्या है, अलग अलग प्रकार के मामलों के संदर्भ में जल्दबाजी करने का कार्य नहीं किया है। वो ग्रेजुअली अपने आप को आगे बढ़ा के चले हैं। और हमने हमेशा कहा है, जहां ठहराव आ जाता है वहां प्रभाव अपने आप ही क्या हो जाते हैं? व्यापक भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? गंभीर भी हो जाते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन का बड़ा मुद्दा यह है कि पुर्तगालियों को आधार बना करके आपको यह कहने का मौका मिल गया था कि भारत की सामुद्रिक सीमाओं में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता रही। और भारत की सामुद्रिक सीमाओं में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का मतलब भली भांति हम आपको समझा चुके हैं। अब उस व्यापारिक सर्वोच्चता के सामने ब्रिटिशर्स अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि अंग्रेज अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे। तो ये एक कंपैरिजन आपको शुरुआत में हम मतलब आपके सामने रख रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आप पुर्तगालियों की हार का एक मेजर कारण भी बता पाओगे। और भारत में अंग्रेजों का जो इफेक्टिव जोन है, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने जो अपने आप को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने का कार्य किया, उसकी चर्चाएं भी क्या है आप कर पाओगे। तो ये कंपैरेटिव स्टडी आपको करके चलनी पड़ेगी। आइए सभी लोग मिलकर के क्या है, इस कंपैरेटिव स्टडी को क्या है कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। आपको कहना क्या, देखिए आपको यह कहना है कि मामला किसका बना हुआ है। चैप्टर तो आप जान ही पा रहे हैं कि चैप्टर आपके सामने क्या बना हुआ है। पहले ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग में हमने कहा कि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, हमें क्या है एक तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक अध्ययन जो हम करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि हम किस किस के बीच में यहां पर क्या है तुलनात्मक अध्ययन करने की बात करेंगे। तो एक और हम किसको लेके चलेंगे? पुर्तगाली। एक और साथियों हम किसको लेके चलेंगे? पुर्तगाली। और एक और क्या हो जाएंगे आपके? ब्रिटिश। एक और कौन हो जाएंगे आपके? ब्रिटिश हो जाएंगे। एक और हम पुर्तगालियों को लेकर के चलेंगे और एक और हम क्या? ब्रिटिश, यानी कि आप ये कहेंगे कि अंग्रेजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है। अब देखो, पुर्तगालियों की एक ताकत दिखाओ। पुर्तगालियों की एक ताकत आपको दिखानी है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पुर्तगालियों की ताकत क्या है। पुर्तगालियों की ताकत भारत में उस समय मानी गई व्यवस्थित। क्या मानी गई? व्यवस्थित। ये चीजें आगे जुड़ेंगी। व्यवस्थित नौसैनिक संगठन, व्यवस्थित नौसैनिक संगठन, व्यवस्थित नौसैनिक संगठन। जो हम अभी आपको बता रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें आगे जुड़ के काम करती हैं। यानी कि पुर्तगालियों की भारत में जो ताकत रही है वो क्या रहा है? व्यवस्थित नौसैनिक संगठन रहा है। ठीक है। और जो आपके अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, उनके साथ भी आप सेम कैलकुलेशन करने की बात करेंगे। यानी कि उनकी भी क्या है एक ताकत आपको यहां पर दिखानी पड़ेगी। और उनकी जो ताकत आपके सामने आएगी तो उनकी ताकत का मतलब भी क्या होगा? व्यवस्थित नौसैनिक संगठन, व्यवस्थित नौसैनिक संगठन, व्यवस्थित नौसैनिक संगठन, व्यवस्थित नौसैनिक संगठन। और अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिशर्स की एक ताकत और आपको यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी। उस ताकत का मतलब क्या होगा? उस ताकत का मतलब क्या होगा? हम यहां पर एक कैलकुलेशन करके चलेंगे कि ईसाईकरण या ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म के प्रचार को जल्दबाजी में नहीं अपनाया। ईसाई धर्म के प्रचार को जल्दबाजी में नहीं अपनाया। आप ऐसा कहने का प्रयास करेंगे, नहीं अपनाया। ईसाई धर्म के प्रचार को क्या है? जल्दबाजी में नहीं अपनाया। सेम कैलकुलेशन आप यहां पर करने की बात करो पुर्तगालियों की ओर से, तो पुर्तगालियों की क्या है एक कमजोरी आपको दिखानी पड़ेगी। पुर्तगालियों की क्या है एक कमजोरी आपको दिखानी पड़ेगी।
और पुर्तगालियों की कमजोरी यहाँ पे क्या बनेगी कि ईसाई धर्म के प्रचार को जल्दबाजी में अपनाया। ईसाई धर्म के प्रचार को जल्दबाजी में अपनाया। ईसाई धर्म के प्रचार को आप ऐसा कह पाएंगे, ईसाई धर्म के प्रचार को जल्दबाजी में अपनाया, जल्दबाजी में अपनाया, जल्दबाजी में अपनाया। ठीक है, तो पहले तो आपको इस प्रकार के जो वैल्यूज हैं उनको एस्टेब्लिश करना आना चाहिए। यानी कि अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के मध्य अगर आपको कोई भी शुरुआत में प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी करके चलना है तो पहले आपको इस प्रकार की बातें करनी पड़ेंगी कि जब पुर्तगाली भारत में आए हैं तो पुर्तगालियों की सबसे बड़ी ताकत क्या मानी गई। हमने ऑलरेडी आपको बताया होगा कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यवस्थित नौसैनिक संगठन का प्रयोग करते हुए भारत की सामुद्रिक सीमाओं में क्या है अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया था। हमने आपको यह भी बताया होगा कि अकबर जैसे मुगल शासक को पुर्तगालियों की व्यापारिक अधीनता में रहते हुए, पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता की अधीनता में रहते हुए भारत की सामुद्रिक सीमाओं का व्यापारिक प्रयोग करना पड़ा था। तो उस समय भारत में ये एक मामला काफी लोकप्रिय हो गया कि लोग उस समय ऐसा महसूस करने लगे थे कि पुर्तगालियों के पास जो व्यवस्थित नौसैनिक संगठन है इसको हराया नहीं जा सकता। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि मुगल जो आपके हैं, यानी कि जो आपके मुगल्स हैं वो बार बार इस बात को लेकर के काफी परेशानी में आपको दिखाई पड़ेंगे कि वो पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को या नौसेना को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मुगलों के पास क्या नहीं थी, नौसेना थी ही नहीं थी। अगर मान लीजिए अकबर के पास उस समय नौसेना का भाव आप जोड़ने का काम करेंगे तो अकबर को कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के साथ अपने आप को जुड़ाव क्यों करना पड़ता। अगर अकबर के पास नौसेना होती तो अकबर अपनी नौसेना का प्रयोग किसके अगेंस्ट करता, पुर्तगालियों की नौसेना के अगेंस्ट करता। लेकिन जो आपके मुगल्स हैं उनकी भी उस समय सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी गई कि उनके पास कोई व्यवस्थित नौसैनिक संगठन नहीं रहा, या आप सीधा भी कह सकते हैं कि उनके पास नौसेना थी ही नहीं। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि पुर्तगालियों की नौसेना को उस समय भारत में काफी लोकप्रियता मिली। यानी कि एक भाव, एक वातावरण भारत में ऐसा दिखाई पड़ा कि लोग इस प्रकार की चर्चाएं करने लगे कि पुर्तगालियों की नौसेना को हराया नहीं जा सकता। लेकिन पुर्तगालियों ने जाने अनजाने में आप कह सकते हैं, जल्दबाजी में आप कह सकते हैं, भारत में जो ईसाईकरण की प्रवृत्ति को अपनाया, ये पुर्तगालियों की हार का, असफलता का, पराजय का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। जैसा कि अल्फांसो अलबुर्क के बारे में हमने आपको डिस्कस करके बताया होगा कि अल्फांसो अलबुर्क ने भारत में आने के बाद ईसाईकरण की प्रवृत्ति को अपनाने का कार्य किया। और आप ये भी जान पा रहे हैं कि अल्फांसो अलबुर्क का जो व्यवहार है वो भारतीय मानचित्र के आंतरिक भागों में आपको बड़े स्तर पर दिखाई पड़ा। और आप ये भी जानते हैं कि पुर्तगाली कहां पर हैं, साउथ इंडिया में आपको दिखाई पड़ते हैं। और साउथ इंडिया में वैदिक संस्कृति की जड़ें काफी गहरी हमेशा से रही हैं। एक और तो साउथ इंडिया में वैदिक संस्कृति की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी आपको दिखाई पड़ती हैं, और उधर जो आपके पुर्तगाली हैं वो लगातार भारत में क्या है, ईसाईकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुर्तगाली की ओर से जो ईसाईकरण की प्रवृत्ति अपनाई जा रही थी और साउथ इंडिया में जो वैदिक संस्कृति की जड़ें काफी गहरी आपको दिखाई पड़ रही हैं, दोनों के मध्य क्या हो गया, टकराव हो गया। और जब दोनों के मध्य टकराव हुआ तो पुर्तगालियों को भारत में क्या है, वैदिक संस्कृति की ओर से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। और ये एक बहुत ही मेजर वन रीजन माना जाता है कि पुर्तगाली बाद में चाहकर भी भारतीय मानचित्र के आंतरिक भागों के संदर्भ में अपने आप को कभी व्यापक स्तर पर लागू नहीं करा पाए। यह एक बहुत बड़ा क्या कारण माना जाता है। रही बात इसकी कि पुर्तगालियों के पास जो एक व्यवस्थित नौसैनिक संगठन है उसकी ताकत तो हमने आपको दिखा दी है, लेकिन यहां आपको ये जोड़ के चलना है, जब इस व्यवस्थित नौसैनिक संगठन का सामना किसके साथ होगा, अंग्रेजों के व्यवस्थित नौसैनिक संगठन के साथ होगा, तब पुर्तगालियों को पता पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं। तब पुर्तगालियों को पता पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं। यानी कि जब पुर्तगालियों की नौसेना का सामना अंग्रेजों की नौसेना के साथ होगा तो अंग्रेजों का जो नौसैनिक संगठन है इसको आपको क्या देना है, इसको आपको देना है सफलता का धरातल। इसको आपको क्या देना है, सफलता का धरातल आपको देकर के चलना है। यानी कि अंग्रेज अपनी
नौसैनिक शक्ति के बल पर क्या है, सफलता प्राप्त करेंगे, और पुर्तगालियों को आपको क्या देना है, असफलता का धरातल आपको देना है। यानी कि पुर्तगालियों को आपको क्या देना है, असफलता का धरातल आपको देकर के चलना है, असफलता का धरातल आपको देकर के चलना है। यानी कि भारत में उस समय जो एक भाव बना हुआ था कि पुर्तगालियों की नौसेना को हराया नहीं जा सकता, इस भाव को तोड़ने का कार्य, इस वातावरण को बदलने का कार्य किसने किया था उस समय, अंग्रेजों की नौसेना ने किया था। और अगर इन दोनों के बीच आप कोई कंपैरेटिव स्टडी करने की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। यानी कि अंग्रेज भारत में पहले तो अपने आप को क्या है, बहुत ही प्यार के साथ क्या है, इस्टेब्लिश करके चलेंगे, और आप बहुत बाद में पाएंगे, यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बहुत समय बाद कहा जाएगा कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत भेजेंगे और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली अपने आप को भारत में बहुत ही इफेक्टिवली कैलकुलेट करके नहीं चल रहे थे। साथियों, पुर्तगाली भारत में अपने आप को क्या है, इफेक्टिवली कैलकुलेट करके चल रहे थे, लेकिन कुछ खामियां रहीं। और यहां पर खामियां हमने आपको दिखाने की बात की है कि उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में भारत में ईसाईकरण की प्रवृत्ति को अपना लिया था। वैदिक संस्कृति की ओर से उनको नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिफल भारतीय मानचित्र के आंतरिक क्षेत्रों के संदर्भ में उनको अपने आप को क्या है, व्यापकता देने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज काफी सावधान रहे। अंग्रेजों ने पहले अपने आप को भारत में क्या है, धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया, और धीरे धीरे इस्टेब्लिश करते रहे। बहुत बाद में जाकर के, यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से फाइनली अंग्रेजों की ओर से कहा गया कि हम क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में भेजने का कार्य करेंगे, और उनका उद्देश्य क्या होगा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना होगा। और जहां तक व्यवस्थित नौसेना का मामला है, या जहां तक व्यवस्थित नौसैनिक संगठन का मामला है, कि जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए हैं तब तक पुर्तगालियों की नौसेना को कोई चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन जब अंग्रेजों को भारत में आप कैलकुलेट कराने का कार्य करोगे तो एक समय आज की क्लास में ही आ जाएगा आपके सामने। उस समय को आधार बना करके जब आप व्यवहार करने की बात करोगे तो अंग्रेजों ने अपने व्यवस्थित नौसैनिक संगठन का प्रयोग किया, और व्यवस्थित नौसैनिक संगठन का प्रयोग करते हुए उस भाव को बदल दिया, उस भाव को तोड़ दिया, उस वातावरण में परिवर्तन लाने का कार्य किया जिस भाव के आलोक में, जिस वातावरण के आलोक में लगातार यह कहने का प्रयास किया जा रहा था कि पुर्तगालियों की नौसेना को कोई हरा नहीं सकता। तो ये इस कंपैरेटिव स्टडी से आपको फायदा होगा, और आपको फायदा यह होगा कि जब पुर्तगाली इतने इफेक्टिव जोन में आपको दिखाई पड़े थे तो पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने रिप्लेस कैसे किया, तो रिप्लेस कैसे किया इसके रिगार्डिंग हमने ये जो कंपैरेटिव स्टडी है ये आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको लाभान्वित करने का कार्य करेगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्या है, लाभान्वित करने का कार्य करेगी। इससे आप परीक्षा उपयोगी जो दृष्टिकोण है आप अच्छा बना पाएंगे। आपका अच्छा क्या जनरेट होगा, यहां से एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है जनरेट यहां से क्या है हो जाएगा। चलिए चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब एक हेडिंग बना लेते हैं, भारत में ब्रिटिश। ठीक है, अब एक हेडिंग यहां पे बना लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश। आओ, भारत में ब्रिटिश। और अगर आप इस हेडिंग को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भारत में ब्रिटिश, तो यहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट वे में जाकर के करनी पड़ेगी। डिफरेंट वे में जाकर के करनी पड़ेगी इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको हम ये सिखाना चाहेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गहराई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गहराई, ये आपको यहां पर क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जब आप इस बात को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपको समय यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा कि एक समय आपको मिलेगा 1599 AD। इस समय को क्या आप कभी भूलेंगे नहीं। 1599 से आपको कैलकुलेशंस अपनी स्टार्ट करनी है, और 1599 में क्या है एक शब्दावली का जिक्र आपको करना है,
उस शब्दावली को आप क्या कहेंगे? मर्चेंट। क्या कहेंगे? मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या कहेंगे? मर्चेंट एडवेंचर्स कहेंगे। और ये जो आपका मर्चेंट एडवेंचर्स है, ये क्या है? ये ब्रिटेन का एक व्यापारिक वर्ग है। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ब्रिटेन का एक व्यापारिक वर्ग है। ब्रिटेन का एक व्यापारिक वर्ग। इसको आप क्या मान के चलेंगे साथियों कि ये क्या है? ब्रिटेन का एक व्यापारिक वर्ग है, यानी कि ट्रेडिंग क्लास है। अब ये क्या करेगा? ये ब्रिटेन का जो व्यापारिक वर्ग है, ये व्यापारिक वर्ग क्या करेगा? एक व्यवस्था की स्थापना करेगा। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, एक व्यवस्था की स्थापना करेगा। एक व्यवस्था की स्थापना करेगा। एक व्यवस्था की स्थापना करेगा। और व्यवस्था का नाम क्या होगा? देखो, व्यवस्था का नाम क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, गवर्नर। गवर्नर ऑफ द कंपनी। गवर्नर ऑफ द कंपनी। गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज। ईस्ट इंडीज कंट्रीज, ये एक नाम है। इस नाम को आपको थोड़ा इंग्लिश में ही कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज। यानी कि ब्रिटेन में जो 1599 की कैलकुलेशन है, तो 1599 की कैलकुलेशन आपको ये बताने की, ये समझाने का कार्य कर रही है कि 1599 जो मर्चेंट एडवेंचर्स है, जो ब्रिटेन का एक क्या रहा? व्यापारिक वर्ग रहा, उसने एक व्यवस्था की स्थापना की। इस व्यवस्था को आप क्या नाम देंगे? गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि इस व्यवस्था की स्थापना क्यों की गई? इस व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव आपको क्या बता के चल रहा है? इस व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव आपको यह बता के चल रहा है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, या पूरा कहेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्वी देशों के साथ। अब पूर्वी देश किसे कहा जाता है? ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, ये इसका आपको क्या बताना है? मेजर वन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, यानी कि मुख्य उद्देश्य आपको क्या है? बताना है। तो शुरुआत तो आपकी क्या होगी? इस प्रकार से आप लेकर के चलेंगे। अब देखिएगा, इस समय जो ब्रिटेन की महारानी है, इस समय जो ब्रिटेन की महारानी है, तो आपको हल्का सा रेफरेंस किसका जोड़ के चलना पड़ेगा? ब्रिटेन की महारानी का आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। और आप रेफरेंस किसका लेंगे? एलिजाबेथ फर्स्ट। आप रेफरेंस किसका लेके चलेंगे? एलिजाबेथ फर्स्ट का क्या है? आप रेफरेंस लेकर के चलेंगे। अच्छा, जो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, उनको आपको कहाँ जोड़ना है? उन्हीं को आपको क्या है? इस व्यवस्था के साथ जोड़ना है। इस व्यवस्था के साथ क्या जोड़ना है? होता क्या है कि ब्रिटेन की जो महारानी है वो कुछ करती हैं, वो एक डेट आपको मिलती है 31 दिसंबर 1680। एक डेट आपको क्या मिलती है? 31 दिसंबर, है ना? एक डेट आपको क्या मिलेगी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की डेट क्या है? आपको यहां पर मिलेगी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये वाली जो कंपनी आप दिखा रहे हैं, जिसका नाम आपने क्या किया है? गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज, इस कंपनी को क्या है? ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, वो क्या है? वो अपनी एक तरीके से क्या है, आप कहेंगे कि अनुमति दे देती हैं। अपने क्या अनुमति दे देती हैं कि भाई ठीक है, आप पूर्वी देशों के साथ क्या है? व्यापार करेंगे। इस कंपनी को अनुमति देती हैं कि भाई ठीक है, आप पूर्वी देशों के साथ क्या है? व्यापार कर सकते हैं। और इसी अनुमति के साथ क्या हुआ? इस व्यवस्था के नाम में परिवर्तन हुआ। इस व्यवस्था के नाम में परिवर्तन हुआ। इस व्यवस्था के नाम में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और नाम में परिवर्तन किस रूप में आपके सामने आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया। नाम में परिवर्तन किस रूप में आपके सामने आया?
तो आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आप यहां पर क्या है कहने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन की जो कैलकुलेशन है वो 1599 से आपकी स्टार्ट होगी, और 1599 में जो वहां का एक व्यापारिक वर्ग है जिसका नाम हमने आपको क्या बताया, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम बताया, उसने एक व्यवस्था की स्थापना की, जिस व्यवस्था का नाम क्या था, गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज। इसका ऑब्जेक्टिव ये उस समय बताया गया कि इस व्यवस्था को या इस कंपनी को भी आप कह सकते हैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार किए जाने के संदर्भ में क्या है स्थापित किया गया। लेकिन जैसे इस व्यवस्था को आप किसके साथ जोड़ेंगे, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ आप जोड़ेंगे, तो ब्रिटेन की महारानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस व्यवस्था को अपनी अनुमति देने का कार्य करती हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, इस व्यवस्था के सहारे जो ब्रिटेन है ना, वो क्या करेगा, पूर्वी देशों के साथ क्या है व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने का कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस व्यवस्था को ब्रिटेन की महारानी ने अपनी अनुमति देने का कार्य किया, अनुमति के साथ ही इस व्यवस्था के नाम में क्या हो गया, पूरा ही परिवर्तन हो गया। अब इसका नाम क्या पड़ा, अब इसका नाम पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका नाम क्या पड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से कई बार आपकी परीक्षाओं में क्या है एक क्वेश्चन जनरेट किया जाता है और आपसे यह पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था। तो अगर आपके सामने सवाल बनता है कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज। तो केवल इस सवाल को दिखाने के लिए हमने प्रॉपर कैलकुलेशन की। आपको कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप केवल एक तथ्यात्मक जानकारी के रूप में ऐसा व्यवहार करने का प्रयास नहीं करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। आप कभी ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। आपको इसकी ग्रेविटी, इसकी गहराई आपको बतानी पड़ेगी। पहले कैलकुलेशन आप 1599 की करेंगे, फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की कैलकुलेशन करेंगे, नाम में परिवर्तन दिखाएंगे और फिर बाद में सबसे कहेंगे कि अगर ये सवाल पुटअप किया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा किस रूप में, गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कंट्रीज। अब यहां से होता क्या, यहां से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि आप देख पा रहे हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को फाइनली किस व्यवस्था का प्रेजेंटेशन आपके सामने हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उस समय मुगल शासक कौन था, उस समय मुगल शासक कौन था। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पुटअप किया जाता है कि उस समय मुगल शासक कौन था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि भाई उस समय मुगल शासक कौन था, तो आपका आंसर किसके रूप में आ जाना चाहिए, अकबर के रूप में आ जाना चाहिए। ये सवाल कई बार क्या है ऑलरेडी आपकी परीक्षाओं में जनरेट हो चुका है या ऑलरेडी आपकी परीक्षाओं में क्या है इस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहां जो कैलकुलेशन हमने आपके सामने रखी है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या का भाव आपको नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से आपको, देखिए दो चीजें हमने अभी तक आपको बता दी हैं। एक तो जब भारत में आप अंग्रेजों को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो पहले ही आपको सावधानी ये लेकर के चलनी पड़ेगी कि पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों के बीच आप एक प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी करने का कार्य करेंगे। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है उसकी गहराई क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है। आप टू द पॉइंट व्यवहार नहीं करेंगे या स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हुए व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवस्था को जैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, आपको व्यवस्था को क्या है उसी प्रकार से कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन को क्या थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आइए। अब आपको थोड़ा यहां पे डिस्कशन बदलना पड़ जाएगा और डिस्कशन आपको क्या मतलब किस तरीके से आपको उसमें क्या बदलाव करके चलना है। तो जो बदलाव है उस बदलाव को क्या हम लोग यहां पर अब डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप इंडिया का मैप बना सकते हैं रफली। आप क्या, आप इंडिया का रफली क्या है एक मैप इस तरीके से के बना सकते हैं। और यहां पर गुजरात में आपको जो प्रमोट करना है, यहां पर क्या है गुजरात में आप प्रमोट किसको करके चलेंगे,
गुजरात में आप प्रमोट किसको करके चलेंगे? तो गुजरात में आप प्रमोट करके चलेंगे किसको? सूरत को। किसको? सूरत को। किसको? सूरत को। ओके। और इस समय यहां पर आप दिखाएंगे मुगल करेक्टर या मुगल शासक, हिंदी में कहेंगे तो मुगल शासक आप दिखाएंगे। और मुगल शासक के रिगार्डिंग जो आपकी कैलकुलेशन होगी, वहां पर आप किसको प्रमोट करने की बात करेंगे? जहांगीर को प्रमोट करने की बात करेंगे। किसको? जहांगीर को आप क्या है? प्रमोट करने की बात करेंगे। अब होगा क्या? होगा ये देखिए, यहां पे आप बनाएंगे किसको? ब्रिटेन को। यहां पे आप किसको स्टैब्लिश करके चलेंगे? यहां पे आप ब्रिटेन को स्टैब्लिश करके चलेंगे। और इस समय जो ब्रिटिश क्राउन आपको दिखाने हैं, अब ब्रिटिश क्राउन जो आपको दिखाने हैं, तो ब्रिटिश क्राउन के रिगार्डिंग जो आपका रेफरेंस आएगा वो जेम्स प्रथम के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? जेम्स प्रथम के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा जी? जेम्स प्रथम के रूप में आएगा। अब जेम्स प्रथम क्या चाहते हैं? जेम्स प्रथम जो हैं, इनको यहां पर कैलकुलेट करने की बात करो। किसके साथ? गुजरात के सूरत के साथ क्या है? इनको कैलकुलेट कराने की बात करो। तो जेम्स प्रथम ये चाहते हैं, नंबर 1 पे चाहते हैं कि भारत में व्यापार करने की अनुमति, भारत में व्यापार करने की अनुमति, भारत में व्यापार करने की अनुमति, भारत में व्यापार करने की अनुमति। नंबर 2 पे आप कहेंगे वो चाहते क्या थे? वो चाहते ये थे कि गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में, गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री, गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री, गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की, गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति, गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति। गुजरात का सूरत ही क्यों? गुजरात का सूरत इस नाते ताकि अरब सागर का, ताकि अरब सागर का, ताकि अरब सागर का सामुद्रिक, ताकि अरब सागर का सामुद्रिक व्यापारिक प्रयोग किया जा सके, ताकि अरब सागर का सामुद्रिक व्यापारिक प्रयोग किया जा सके, व्यापारिक प्रयोग किया जा सके, व्यापारिक प्रयोग किया जा सके, ताकि अरब सागर का सामुद्रिक क्या है? व्यापारिक प्रयोग किया जा सके। यह कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी। यानी कि भारत में व्यापारिक अनुमति है ना, भारतीय संदर्भ में व्यापारिक अनुमति को जो प्राप्त करने के प्रयास हैं वो एलिजाबेथ प्रथम की ओर से नहीं आते हैं, वो जेम्स प्रथम की ओर से आते हैं। और जेम्स प्रथम चाहते क्या हैं? जेम्स प्रथम चाहते हैं कि हमको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। और बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि गुजरात के सूरत में हम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर लें। और अगर हम गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर लेंगे तो ब्रिटेन क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा, और भारत क्या हो जाएगा? आपका पूर्व में हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी ताकि हम अरब सागर का सामुद्रिक व्यापारिक प्रयोग अच्छे प्रकार से कर पाएं। इसलिए जेम्स प्रथम चाहते हैं कि गुजरात के सूरत में हमें क्या है? व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाए। अब रिगार्डिंग दिस जेम्स प्रथम अपना राजदूत भारत में भेजेंगे। राजदूत का मतलब क्या होगा? अपना एम्बेसडर भारत में भेजेंगे। और एम्बेसडर का नाम आप सब लोग जानते होंगे, क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस। क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस नाम क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस को हमने हमेशा कहा है कि कैप्टन हॉकिंस को भाषाओं की जानकारी बहुत अच्छी थी। यानी कि कैप्टन हॉकिंस क्या है? अरबी भाषा का भी अच्छी जानकारी रखता है। और कैप्टन हॉकिंस क्या है? जो पार्शियन लैंग्वेज है यानी कि फारसी भाषा की भी क्या है? अच्छी जानकारी रखते हैं। यानी कि हमने इस बात को हमेशा ऐसे बताया होगा कि जेम्स प्रथम ने भारतीय संदर्भ में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के संदर्भ में जिस व्यक्ति को राजदूत बनाया था, उस व्यक्ति का चुनाव करने में जेम्स प्रथम की ओर से किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होती है। यानी कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का कार्य किया जिसको अरेबिक लैंग्वेज की भी अच्छी जानकारी है,
या उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जिसको पार्शियन लैंग्वेज की भी क्या अच्छी जानकारी है। संभवतः जेम्स प्रथम ये जानते होंगे कि मुगल दरबार की भाषा क्या है, फारसी भाषा है। और अगर मुगल दरबार की भाषा फारसी भाषा है और उसी भाषा का जानकार अगर मुगल दरबार में अपने आप को प्रस्तुत करेगा और हमारी ओर से गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित किए जाने के संदर्भ में अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं है। यानी कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा और हो सकता है कि हमको गुजरात के सूरत में क्या है व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाए। हो सकता क्या है, हम तो ये कहेंगे कि जेम्स प्रथम को पूरा भरोसा था कि हमने जिस व्यक्ति को मुगल दरबार में भेजने का कार्य किया है वो अपने टैलेंट का प्रयोग करेगा और अपने टैलेंट का प्रयोग करते हुए हमारे लिए गुजरात के सूरत में क्या है व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित किए जाने की जो अनुमति है, जो परमिशन है, उसको प्राप्त कर ही लेगा। उसको क्या प्राप्त कर ही लेगा। अब यहां पे मामला एक और रह जाता है, इस बात को आप समझ के चलना। कैप्टन हॉकिंस के हाथ में एक लेटर है और कैप्टन हॉकिंस के हाथ में जो लेटर है उसको लिखने का कार्य किसने किया है, उसको जेम्स प्रथम ने ही किया है, लिखने का कार्य किया है। और जेम्स प्रथम उसमें यही चाहते हैं कि हमको गुजरात के सूरत में क्या है एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाए, एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाए। तो वो जो लेटर है उस लेटर के बारे में कई बार आपसे पुटअप किया जाता है कि उस लेटर के माध्यम से या उस पत्र के माध्यम से जेम्स प्रथम किसको अप्रोच करने की बात कर रहे थे, अकबर को। यानी कि वो जो लेटर लिखा गया था वो अकबर के नाम लिखा गया था, जहांगीर के नाम पे नहीं लिखा गया था, वो अकबर के नाम पे लिखा गया था। लेकिन आप लोग भली भांति जानते होंगे कि जो कैप्टन हॉकिंस साहब हैं ये 1608 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। ये 1608 ईस्वी में क्या है भारत पहुंचते हैं और 1605 ईस्वी में ही क्या है अकबर की डेथ हो जाती है। तो जो पत्र अकबर के नाम लिखा गया था उस पत्र का सामना फिर बाद में किसको करना पड़ा, जहांगीर को करना पड़ा। फाइनली 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, फारसी भाषा का प्रयोग करते हुए जहांगीर के साथ एक प्रॉपर क्या है कम्युनिकेशन या संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, या करते हैं, आप कुछ भी कह लो। और यही बात कहते हैं कि भैया पत्र में जो कहा गया है उसके हिसाब से हमें क्या है गुजरात के सूरत में व्यापार करने की अनुमति या एक व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित करने की अनुमति आप हमें क्या है देने का कार्य करें। लेकिन आप जानते हैं कि जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने मना कर दिया। जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने मना कर दिया। हालांकि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस साहब की योग्यताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और कहा कि हम मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में हम क्या है, मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में आपको क्या है, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में आपको क्या है 400 का एक मनसब प्रदान करेंगे। 400 का मनसब प्रदान करने का मतलब क्या होगा कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में एक छोटा प्रशासनिक पद क्या है हम आपको देने का कार्य करेंगे। आप योग्य आदमी हैं। साथ ही साथ चलो हम आपको इंग्लिश खान की उपाधि भी देने का कार्य करेंगे। हम आपको क्या है इंग्लिश खान की उपाधि देने का कार्य भी करेंगे। हम आपको क्या है इंग्लिश खान की उपाधि देने का भी कार्य करेंगे। लेकिन भाई देखो गुजरात की सूरत में क्या है, गुजरात की सूरत में क्या है, गुजरात की सूरत में हम आपको व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं दे पाएंगे। अनुमति हम आपको नहीं देंगे। हम आपकी योग्यताओं से प्रभावित हो रहे हैं और आपकी योग्यताओं से प्रभावित होते हुए हम आपको सम्मान पूर्वक मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था में एक छोटा प्रशासनिक पद हम आपको देने का कार्य करेंगे और आपको इंग्लिश खान की उपाधि भी हम देते हैं। लेकिन गुजरात की सूरत में हम आपको व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा क्यों? अब इस बात को समझने में आपको दिक्कत ना हो, एक इसी नाते हमने शुरुआत में ही क्या है एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने रखने का कार्य किया था। असल में जहांगीर अंग्रेजों को गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मामला क्या बना हुआ है, मामला यह बना हुआ है ऑलरेडी भारत की सामुद्रिक सीमाओं में पुर्तगाली अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता बनाए हुए हैं। ऑलरेडी भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगाली लगातार क्या है
कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं और मुगलों को परेशान किए हुए हैं। अगर मुगलों को भारत की सामुद्रिक सीमाओं का व्यापारिक प्रयोग करना है तो उनको कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के अधीन होकर के करना पड़ेगा, या कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के साथ क्या है अपना जुड़ाव करके चलना होगा। जहांगीर यही मान के चलता है भैया पुर्तगालियों ने ऑलरेडी हमारे सर में दर्द किया हुआ है, और अगर इसमें हम अंग्रेजों को भी भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे देते हैं तो इसका मतलब तो यही होगा कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह होगा कि हम अपना खुद ही नुकसान करने की बात कर रहे हैं। तो कोई अगर पूछे कि आप योग्यताओं से प्रभावित हो रहे हैं, आप 400 का मनसब का एक प्रशासनिक पद देने की बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश खान की उपाधि भी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप व्यापारिक अनुमति क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको ये बातें करके चलनी पड़ेगी कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक सर्वोच्चता है ऑलरेडी मुगल उससे काफी परेशान हो रखे थे, और ऐसे में उनकी कैलकुलेशन जहांगीर साहब की यही बनती है कि अगर हमने इन हालातों में भारत में अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी तो भैया फिर हमारी कहानी क्या हो जाएगी, अपने आप ही काफी नकारात्मक हो जाएगी। तो योग्य व्यक्ति के प्रति सम्मान तो व्यक्त किया, लेकिन उनको क्या है व्यापारिक अनुमति नहीं दे पाए। योग्य व्यक्ति के प्रति क्या सम्मान तो व्यक्त किया, लेकिन उनको क्या व्यापारिक अनुमति नहीं दे पाए। लेकिन एक बात मैं यहीं पर जोड़ के चलूंगा, जहांगीर पुर्तगालियों की नौसेना से काफी परेशान है, जहांगीर कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति से काफी परेशान है, लेकिन जहांगीर एक ऐसी पावर की तलाश में भी है। क्या कहा हमने, लेकिन जहांगीर एक ऐसी शक्ति या एक ऐसी पावर की तलाश में भी है जो भारत की सामुद्रिक सीमाओं में पुर्तगालियों की नौसेना को हराने का कार्य करे। यह बात भी क्या है यहां साथ ही साथ क्या आप जोड़ करके चलना, क्योंकि अब मुद्दा क्या बन रहा है वही बन रहा है। अब मुद्दा क्या बनेगा वही बनेगा, जैसे आओ अब मुद्दा आपको वही बनाना पड़ेगा। आइए अब यहां पे आपको जिक्र करना पड़ेगा, एक जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये जो डिस्कशन है अब आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी हम काफी कुछ आपको यहां तक बता चुके हैं। मान लीजिए रफली आपने क्या बनाया, इंडिया का मैप यहां पे बनाया, रफली आपने क्या बनाया, ये इंडिया का मैप आपने यहां पे बनाया, और यहां पे आप क्या लेके चले हैं, मान लीजिए अरेबियन सी आप लेके चले, क्या लेके चले, अरेबियन सी आप लेके चले, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर आप लेकर के चल रहे हैं। यहां इसको ले लेते हैं गुजरात तट के बिल्कुल क्या है निकट, क्या ले लेते हैं गुजरात तट के निकट ले लेते हैं, और समय देते हैं 1612 AD का, और इस समय क्या हुआ, स्वाली का युद्ध हुआ। इसको आप क्या कहेंगे, बैटल ऑफ स्वाली, यानी कि स्वाली का युद्ध, यानी कि अरब सागर में गुजरात तट के निकट, क्या कहेंगे अरब सागर में गुजरात जो तट के निकट क्या होगा, स्वाली का आपका युद्ध होगा। और ये जो आपका स्वाली का युद्ध है ये किसके के बीच में होगा, एक तरफ कौन होंगे आपके पुर्तगाली होंगे, एक तरफ कौन होंगे आपके पुर्तगाली होंगे, और एक तरफ कौन होंगे आपके ब्रिटिश होंगे। एक तरफ आपके पुर्तगाली होंगे और एक तरफ कौन होंगे आपके ब्रिटिश होंगे, यानी कि एक तरफ क्या होंगे आपके अंग्रेज होंगे। पुर्तगालियों को भी क्या देने का कार्य करो, नौसेना देने का कार्य करो, पुर्तगालियों को भी क्या देने का कार्य करो, नौसेना देने का कार्य करो, अंग्रेजों को भी क्या देने का कार्य करो, नौसेना देने का कार्य करो, यानी कि नौसेना देने का कार्य करो। दोनों की नौसेनाओं में क्या होगी, टक्कर होगी। और वही हम पहले आपको बता रहे थे, दोनों की नौसेनाओं में क्या होगी, टक्कर होगी। और सफलता किसके खाते में आएगी, सफलता किसके खाते में आएगी, सफलता का धरातल कहां जुड़ेगा, तो भैया जी सफलता का धरातल कहां जुड़ेगा, सफलता का धरातल यहां जुड़ेगा। सफलता का धरातल कहां जुड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे, सफलता का धरातल यहां पर जुड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा, अब ये बात आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी कि इस सफलता से सबसे ज्यादा खुशी किसकी होगी, किसको होगी, तो आप ये कह पाएंगे कि इस सफलता से जहांगीर को, इस सफलता से जहांगीर को खुशी हुई, इस सफलता से जहांगीर को खुशी हुई, ये आपको कह के चलना पड़ेगा। इस सफलता से जहांगीर को क्या है, खुशी हुई, क्योंकि जहांगीर एक ऐसी पावर की तलाश में था
जहांगीर एक ऐसी पावर की तलाश में था जो भारत की सामुद्रिक सीमाओं में, हम पहले ही आपको बता रहे थे, पुर्तगालियों की नौसेना को हराने का कार्य करे। और यह हराने का कार्य फाइनली आपको कब मिलेगा? 1612 एडी में मिलेगा। कब मिलेगा? 1612 एडी में आपको मिलेगा। स्वाली का युद्ध आप दिखाएंगे, अरब सागर में आप दिखाएंगे, गुजरात तट के निकट आप दिखाएंगे। पुर्तगालियों की और अंग्रेजों की नौसेनाओं का आमना सामना होगा और इस आमने सामने वाले व्यवहार में क्या होगा? अंग्रेज अपनी नौसेना का व्यवस्थित प्रयोग कर पाएंगे और पुर्तगालियों की नौसेना को हराने का कार्य करेंगे। इस घटना का सबसे गंभीर प्रभाव जो आपको लेकर के चलना है वो जहांगीर के व्यक्तित्व पर क्या आपको लेकर के चलना है। इस घटना का सबसे गंभीर प्रभाव जो आपको लेकर के चलना है वो जहांगीर के क्या है? व्यक्तित्व पर आपको लेकर के चलना है। अब देखिएगा आगे की कहानी क्या बनती है। आगे की कहानी क्या बनेगी, थोड़ा व्यवहार कर लेते हैं, थोड़ा इस चीज को भी क्या यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ, देखो आप अगेन फिर क्या बना सकते हैं? रफली इंडिया का मैप बना सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। यहां आप क्या लेके चलेंगे? सूरत। यहां आप क्या लेके चलेंगे? सूरत। और सूरत को क्या है, अब आप दो टाइम में डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा आपका? 1608 एडी होगा। एक क्या होगा आपका? 1608 एडी होगा। और एक आपका क्या होगा? 1613 एडी आपका यहां पर होगा, ठीक है। और एक टाइम आप यहां पे लेके चलेंगे 1611 एडी का। और यहां पर लोकेशन आप क्या दिखाएंगे? मसूलीपट्टनम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मसूलीपट्टनम आप दिखाएंगे, मसूलीपट्टनम। यहां से आप टाइम किसका लेके चलेंगे? 1612 एडी का टाइम आप लेके चलेंगे। और 1612 एडी में आपने क्या कैलकुलेट किया है? स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध, ठीक है। और इसी के साथ आप क्या जोड़ेंगे? इसी के साथ आप जोड़ेंगे कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में आया, है ना। और इसी के साथ जोड़ के दिखाएंगे व्यापारिक अनुमति, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने वाला, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज। हम सारी कहानी आपके सामने रखेंगे, अभी ड्राफ्टिंग करा रहे हैं। व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने वाला क्या है? अंग्रेज, ठीक है। इस पे सबसे बाद में आएंगे, अभी तो हमने ड्राफ्टिंग की है, इस पर दोबारा फिर हम आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 1608 में लैंग्वेज क्या बनती है। 1608 में लैंग्वेज ये बनती है कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक फैक्ट्री, अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का असफल प्रयास, पहले इसको समझ लो, असफल प्रयास। यानी कि ये लैंग्वेज कई बार आपके परीक्षाओं में रह जाती है कि अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का असफल प्रयास कब किया, तो कब किया तो आपका आंसर क्या होगा? 1608 होगा। और कहां पर किया तो आपका आंसर क्या होगा? सूरत होगा। कब किया तो आपका आंसर क्या होगा? 1608 होगा। और कहां पर किया तो आपका आंसर क्या होगा? सूरत होगा। इसका मामला यह बनता है
कि जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आपको दिखाई पड़ते हैं तो जेम्स प्रथम को पूरा पूरा भरोसा था। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आपको दिखाई पड़ते हैं तो जेम्स प्रथम को क्या था, पूरा पूरा भरोसा था कि कैप्टन हॉकिंस अपनी योग्यताओं का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाएंगे और जहांगीर से क्या है, गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए जाने के संदर्भ में एक व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर लेंगे। व्यापारिक अनुमति तो मिल ही जाएगी, हमें समय को खराब नहीं करना चाहिए। यानी कि उधर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में है और वहीं जो अंग्रेज हैं गुजरात की सूरत में क्या है, व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक अनुमति नहीं मिल पाई थी, प्रतिफल जहांगीर ने इनको रोका कि आपको व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई है, आप गुजरात के सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए जाने के संदर्भ में जो भी प्रयास बनाए हुए हैं, इन तमाम प्रकार के प्रयासों को आपको रोकना पड़ेगा। तो ये प्रयास तो था लेकिन कैसा रहा, असफल प्रयास रहा। ये प्रयास तो था लेकिन कैसा प्रयास रहा, असफल प्रयास रहा। इसके बाद अंग्रेज कहां जाते हैं, 1608 से सीधा आपको कहां लेके जाना है, पहले 1611 और कहां लेके जाना है, मसूलीपट्टनम में लेकर के जाना है। और मसूलीपट्टनम की लैंग्वेज यह बनती है कि भारत में अंग्रेजों की अगर आपको यह पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों की अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री, भारत में अंग्रेजों की अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री आपको कहां पर लेकर के चलनी है, तो भारत में अंग्रेजों की जो अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री है उसको आप कहां लेकर के चलेंगे, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो पाया, है ना। मसूलीपट्टनम में इनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पुर्तगाली हैं वो साउथ इंडिया के रिगार्डिंग एक एनवायरनमेंट बना ही चुके थे कि भाई यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां भारत में आ रही हैं और मसालों का व्यापार कर रही हैं। कुल मिलाकर के साउथ इंडिया में इनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन के पक्ष में हल्का सा वहां पे क्या है, एनवायरनमेंट बना हुआ था। तो इसे कहा जाता है कि 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में जो एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, वो व्यापारिक फैक्ट्री इनकी क्या है, वो अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री है, स्थायी नहीं है। क्या है, अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री। अब देखो मामला क्या हुआ कि जैसे ही 1612 एडी में स्वाली का युद्ध हुआ, क्या कहा हमने, जैसे ही 1612 एडी में स्वाली का युद्ध हुआ और स्वाली के युद्ध में आपने क्या जोड़ा कि अंग्रेजों ने अपनी नौसेना का व्यवस्थित प्रयोग किया और पुर्तगालियों की नौसेना को हराने का कार्य किया। यानी कि उस भाव को तोड़ दिया, उस वातावरण को बदल दिया जिनके आलोक में हमेशा कहा गया कि पुर्तगालियों की नौसेना को हराने का कार्य कोई नहीं कर सकता। और इससे जहांगीर बहुत ज्यादा क्या हुआ, उस समय प्रभावित हुआ। इससे जहांगीर बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रभावित हुआ। फाइनली अंग्रेज कहां जाते हैं, अंग्रेज 1613 में आ जाते हैं। और अंग्रेज 1613 में क्या है, गुजरात के सूरत में ही, गुजरात के सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, इस बार जहांगीर विरोध नहीं कर पाया। इस बार क्या है, जहांगीर विरोध नहीं कर पाया क्योंकि जहांगीर पर प्रभाव किसका बना हुआ है, जहांगीर पर प्रभाव किसका बना हुआ है, बैटल ऑफ स्वाली का बना हुआ है, या स्वाली के युद्ध का प्रभाव उस पर क्या है, बना हुआ है। तो जहांगीर इस बार क्या विरोध नहीं कर पाया। और उसके बाद जब 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के ही राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आते हैं, तो फिर जहांगीर को अंग्रेजों को फाइनली व्यापारिक अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं आई। और जब 1613 में जो उन्होंने क्या किया था, गुजरात के सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी, उसी व्यापारिक फैक्ट्री को बाद में क्या कहा गया कि यह क्या माना जाएगा, भारत में अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री माना जाएगा। तो दरअसल आपको लैंग्वेज ओरिएंटेड बनकर चलना पड़ेगा और आपको अपने डिस्कशन में, अपनी चर्चाओं में क्या है, थोड़ी कंपैरिजंस आपको लेकर के आने पड़ेंगे। बार बार आपको क्या है, कंपैरेटिव स्टडीज आपको करके चलना पड़ेगा। आप साथियों टू द पॉइंट व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। डिस्कशन जिस प्रकार से होनी चाहिए उसी प्रकार से आपके सामने क्या डिस्कशन आ जानी चाहिए। आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। तो आज की चर्चा में हमने अंग्रेजों का भारत में शुरुआती व्यवहार आपको दिखा दिया है।
और अभी फिलहाल अंग्रेजों को हम होल्ड पर रखेंगे। जैसा कल की चर्चा में क्या होगा, डेन्स और फ्रांसीसियों का डिस्कशन क्या होगा, कंबाइंड डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, पहले इनके शुरुआती व्यवहार आपको डिस्कस करके चलने पड़ेंगे, फिर इनके बीच के अलग से हम कुछ संघर्ष भी आपको दिखाएंगे, फिर फाइनली हम कहां बढ़ेंगे, कंपनी के बंगाल विजय को आधार बना के क्या है आगे की यात्राएं क्या है होती रहेंगी। तो इस क्लास में इस चर्चा के माध्यम से जो कुछ हमने आपको समझाया है, आपको इसके साथ अपना जुड़ाव कर लेना चाहिए। ये सावधानिक अपेक्षा हम आपसे करके चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। जो भी तथ्यात्मक जानकारियां आपके सामने आती हैं, उन तथ्यात्मक जानकारियों को अपना बनाए जाने के संदर्भ में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।